Hello everyone, welcome to Kemup Academy. So we all wish you a very happy Guru Purnima from our team, that is the Kemup Academy. So starting with our topic that was going on, the series of thermodynamics. You can write down unit as, and this is your lecture number 6. So we shall be trying questions, and there was one law that was left, so we shall be covering that law in today's topic, and we shall be trying the questions. So coming what actually the law has to tell us, इन द प्रीवियस क्लास वी हैड स्टडीड कि अगर हम एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं, जो भी हमारी एंट्रोपी होती है, तो एंट्रोपी रिस्पेक्टिवली हमारी हीट की वजह से चेंज होती है और उसी से इन्वर्सली हमारा टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है. दिस वॉज द सेकेंड लॉ. अगर हम अपने फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो वो कहता था, पहला लॉ या फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल दो उसको. तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहला लॉ कहता था कि इंटरनल एनर्जी, जो भी आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, वो हमेशा वो वो हमेशा फंक्शन रहेगा आपका W का और आपका Q का. Q आपकी हीट एनर्जी, सॉरी हीट होती है, हीट इज नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेयर एज आप W को रिप्लेस करके लिख सकते हो PV, एंड यहाँ पर लगाओगे आप माइनस और यहाँ लगाओगे आप डेल्टा. सिमिलरली अगर हम और आगे बढ़ते थे तो हमने देखा था एक रिलेशन, या फिर अगर हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने सेकंड रिलेशन या फिर सेकंड लॉ पढ़ा था, वो कह रहा था कि अगर आपकी एंट्रोपी में चेंजेस आ रहे हैं तो ये हो सकता है क्यू रिवर्सिबल की वजह से आ रहे हो और आपके टेम्परेचर की वजह से आ रहे हो. ये चेंजेस हमें देखने को मिलते थे. इसी से रिलेटेड हमने एक सेपरेट फॉर्मूला पढ़ा था जो कहता था क्या, Q को आप C डेल्टा T के बराबर लिख सकते हो. अगर हम यहाँ पर Q एट कांस्टेंट प्रेशर निकालते थे तो हम Cp लिखते थे. ये हीट कैपेसिटी होता है एंड दैट रेफर्स टू योर चेंज. सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करने से पहले अगर हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स को जान ले, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूजुअली एक बॉन्ड से रिलेटेड होते हैं. सपोजिटली मेरे पास कोई क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, या फिर आप ले लो हाइड्रोजन का कोई मॉलिक्यूल है. ये मेरा हाइड्रोजन और ये मेरा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास देयर इज अ बॉन्ड. अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ बॉन्ड के अराउंड ये मॉलिक्यूल रोटेट करना शुरू कर दे, या फिर रोटेट ना करके किसी भी प्रकार का कोई भी लीनियर मोशन शो करना शुरू कर दे. whenever the molecule is showing the motion because of the bond attaching the two atoms, तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ चीज़ें जनरेट हो जाती हैं. कुछ चीज़ें एज इन, जैसे हम बात करें, हमारे पास जनरेशन होता है मोशंस का. जो मोशंस आते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो देयर विल बी सर्टेन सॉर्ट ऑफ मोशंस दैट वी शैल बी एक्सपीरियंसिंग. इतना सब हो जाने के बाद जब हमारे पास मोशंस आ जाते हैं तो वी कॉल दीज मोशंस, वी क्लासिफाई देम इनटू 3 टाइप्स. तो जब इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया तो वी फाउंड दैट एक होता है आपका ट्रांसलेशनल, another one is your rotational, and then is your vibration. ये 3 टाइप ऑफ मोशंस हम पढ़ते हैं. पहला जो मोशन होता है ट्रांसलेशनल, उसका मतलब होता है कि किसी भी लीनियर एक्सिस में, कोई भी एक्सिस के अंदर अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है, सपोजिटली यू आर ड्रैगिंग अ बॉडी थ्रू एक्स एक्सिस, तो ऐसा होना चाहिए कि वो तीनों एक्सिस में इक्वली मूव करे. सपोजिटली आई हैव दिस बॉल ऑफ माइन और इस बॉल को मुझे पहुंचाना है इस जगह तक. अगर इस बॉल को इस जगह तक पहुंचाना है तो आई विल नॉट बी अलाउइंग इट टू रोल. इंस्टेड आई वुड बी ड्रैगिंग दिस बॉल. इस बॉल को इतना ड्रैग किया जाएगा कि जितना डिस्टेंस इसका ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस में चल रहा होगा, उतना ही डिस्टेंस इसका वाई और जी एक्सिस में भी चलेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसलेशनल मोशन. मतलब हर एक्सिस में आप इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो है वो कवर करते हो. अगर बॉल की बात ना की जाए, अगर हम डब्बे की बात करें, इस डब्बे को मुझे इस जगह पर रखना है, तो वी शैल बी ड्रैगिंग दिस बॉक्स. जब बॉक्स ड्रैग करेंगे, अगर फोर्स यहाँ से अप्लाई की गई है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली इतना पोर्शन बॉक्स का मूव करेगा और इतना रह जाएगा आपका ऊपर, दैट विल नॉट बी द केस। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो पूरा सिनेरियो है, पूरा सिनेरियो मतलब पूरा डब्बा उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज व्हाट ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स। सिमिलरली अगर रोटेशनल मोशन की बात की जाए तो जैसे हमने बॉल को घुमाकर ना घुमा करके हमने खिसका के रखा था बॉल को, सो इन दिस वी कैन जस्ट roll the ball, roll the ball, and this is what the rotational motion means. Whereas अगर vibrational motion की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर बॉन्ड से जुड़े हैं, एक मॉलिक्यूल इधर है एंड वन मॉलिक्यूल इज दिस, तो ये मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेशन में रहते हैं, दीज आर वाइब्रेटिंग अगेंस्ट द बॉन्ड, तो इसी को बोल देते हैं हम क्या, वाइब्रेशनल मोशन। ये आए आपके तीन प्रकार के मोशन। अब सोचो क्योंकि मोशन आ रहा है तो एंट्रोपी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द मोशन, ऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, चीजें ऐसी ऐसी चेंज हो सकती हैं। सिंस दीज थिंग्स आर चेंजिंग तो हमारा लॉ बनता है कि हम थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर इससे कुछ रिलेटेड बात करें। अब इससे रिलेटेड क्या बात हो सकती है, सपोजिटली आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट दे आर चेंजिंग, तो हमें कुछ ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ये चीजें प्योरली एग्जिस्ट कर रही हो। मतलब हमारा जो थर्ड लॉ है, जो हमारा थर्ड लॉ होगा वो बेसिकली होगा प्योर सब्सटेंसेस के लिए, और हमें पता है कि प्योर सब्सटेंसेस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं एट 0 केल्विन। दिस इज 0 केल्विन एंड नॉट ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। Secondly, 0 Kelvin is never equal to 0 degree Celsius. This is also the another thing that one should take care of. अब इतना सब हो जाने के बाद, क्योंकि थर्ड लॉ प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर काम कर रहा है जो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर करते हैं, और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एंट्रोपी में चेंज आ रहा था। एंट्रोपी में क्यों चेंज आ रहा था, बिकॉज ऑफ द मोशंस। तो इन सब चीजों को रिलेट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इन सिंपल टर्म्स कि एट absolute, नहीं, we can say that for pure substances when temperature reaches to 0 Kelvin, I can just copy it down so that I do not make any mistake. The entropy of a substance also reaches to 0, और इसी को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो वहीं से इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, मतलब ये पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, जीरो पर जीरो एंट्रोपी जा रही है, एब्सोल्यूट जीरो अगर आप कर रहे हो, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोला जाता है क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर एब्सोल्यूट चीजें चाहिए तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर काम करना पड़ेगा। अब इस लॉ को पढ़ने से हमारा फायदा भी तो होना चाहिए, व्हाई आर वी स्टडिंग, तो इसके लिए वी हैव सर्टेन एप्लीकेशंस। पहली जो एप्लीकेशन है वो कहती है कि अगर आप ये सब चीजें पढ़ रहे हो तो आप हमेशा प्योर सब्सटेंसेस के लिए चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। सो वी कैन कैलकुलेट thermodynamic functions for what, for pure substances। क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस के लिए 0 केल्विन पर बोला जाता है कि चीजें बहुत परफेक्टली एग्जिस्ट कर रही होंगी, जिसकी वजह से एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस तो ऑलमोस्ट जीरो हो गई होगी, अच्छे से एग्जिस्ट कर रही है, नो रैंडमनेस इज देयर, एवरीथिंग इज कंप्लीटली ऑर्डर्ड। देयरफॉर वी कैन से दैट प्योर सब्सटेंसेस के लिए 0 केल्विन पर आपकी जो एंट्रोपी होती है दैट इज बेसिकली रीचेस टू 0। तो वहीं से हमने एक चीज निकाली कि हम प्योर सब्सटेंसेस के लिए ऐसी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम प्योर सब्सटेंसेस के लिए जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इन अ प्योर फॉर्म, तो उसके ऊपर हमें विदाउट एनी एप्लीकेशन वी कैन डायरेक्टली बी कैलकुलेटिंग द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। देयरफॉर वी शैल बी एबल टू स्टडी अबाउट देयर मोशंस
and the thermodynamic features as well. तो बस वहीं से this becomes your third law of thermodynamics which plays great importance in the upcoming thing. तो इस लॉ को हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी भी बोल देते हैं. So sometimes it is directly asked in your question the statement itself because there is no formulation for this law. तो statement directly पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में. Another thing is that we have Gibbs free energy. अगर हम Gibbs free energy की बात करें, Gibbs free energy, तो जब हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो ये वो एनर्जी होती है जो हर बॉडी के अंदर मिलती है. डेल्टा जी को जब हमने रिस्पोंडेंटली डेल्टा जी को जब हमने बताया था तो वी सेड दैट कि हम ऐसा कर सकते हैं, और ये स्टेटमेंट हमने ली थी ताकि हमारा जो डेल्टा जी है वो इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों के चेंजेस को कोलैबोरेट करके बता सके कि थर्मोडायनामिकली वेरिएशंस कितने आ रहे हैं. तो इसलिए हमने डेल्टा जी को डिफाइन किया था. डेल्टा जी को हमने यहाँ बोला था कि इट इज योर गिब्स फ्री एनर्जी जो हर किसी बॉडी के अंदर फ्री फॉर्म में मिलती ही है. तो दैट्स वाई यहाँ से जब भी हम बात कर रहे थे तो हमने सारे इरिवर्सिबल सिनेरियोज की बात की थी. इरिवर्सिबल जितने भी केसेस थे हमने सारे कवर कर लिए. बट व्हाट अबाउट द रिवर्सिबल स्टेट? अगर हम रिवर्सिबल केसेस की बात करते हैं तो रिवर्सिबल केसेस में ऐसा क्या होगा कि हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. रिवर्सिबल सिनेरियोज वो सिनेरियोज होते हैं या वो रिएक्शंस होती हैं जो खुद ब खुद आगे बढ़ती रहती हैं. मतलब ऐसी रिएक्शंस जो हर समय इक्विलिब्रियम में रहेंगी. मतलब कि जितना रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है उतना ही रिएक्शन पीछे भी प्रोसीड करेगा. अगर आपको इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट, आवर नेक्स्ट लेक्चर शैल बी ऑन इक्विलिब्रियम. सो टिल देन जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ स्टेट वेयर जहाँ पर चीज़ें इक्वल है. ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है एंड दैट स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड दोनों ही बैलेंस स्टेट में है. रिएक्टेंट्स भी बैलेंस्ड है और आपके प्रोडक्ट्स भी बैलेंस्ड है, मतलब सेटिस्फाइड है. तो इसी स्टेट को बोल देते हैं हम इक्विलिब्रियम. जैसे ही इक्विलिब्रियम यानी कि सेटिस्फैक्शन दोनों का आप डिस्टर्ब करना चाहते हो तो रिएक्शन रिवर्सिबल से हट जाती है. रिवर्सिबल रिएक्शन याद करो बहुत छोटे स्टेप्स में होती है कि किसी भी टाइम आप अपनी रिएक्शन को पीछे के टर्म्स में शिफ्ट कर सकते हो. तो जब रिएक्शन ऐसी हो जाती है कि आप रिवर्सिबल करा रहे हो, किसी भी स्टेट में आप पीछे कर सकते हो या किसी भी स्टेट में आप अपनी रिएक्शन को चेंज कर सकते हो, तो ऐसे सिनेरियोज में अगर हम अपने गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेट करते हैं तो यूजुअली इसको रिलेट किया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में. क्योंकि हम जब भी रिवर्सिबल रिएक्शंस को कंसिडर करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ स्टेट जहां पर आता है इक्विलिब्रियम, और इसी स्टेट से रिलेटेड हमारे पास एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसको बोलते हैं हम क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहीं से ये बोलते हैं कि अगर आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है, कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबली चल रही है तो आपकी जो डेल्टा जी है वो हमेशा ज़ीरो हो जाएगा फॉर रिएक्शन. डेल्टा जी हमेशा हो जाएगा ज़ीरो फॉर रिएक्शन. अगर डेल्टा जी मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आएगा? एक रिएक्टेंट था, एक प्रोडक्ट था, दोनों वेल सेटिस्फाइड थे और दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे थे. तो क्या हुआ, रिएक्शन जितनी रिएक्टेंट की तरफ चली, रिएक्शन उतनी ही प्रोडक्ट की तरफ चली. दोनों तरफ चलने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसमें तो डिक्रीज आना चाहिए. पर क्या दोनों तरफ जाने की वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी में एक्चुअली डिक्रीज आएगा? क्योंकि कई बार क्या होता है, आप हीट ले सकते हो, आप हीट दे भी सकते हो सिस्टम को, आप काम करा सकते हो सिस्टम से या फिर आप करवा भी सकते हो सिस्टम के ऊपर. तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दीज सर्टन चेंजेस हम हमेशा डेल्टा यू के अंदर, इंटरनल एनर्जी के अंदर नेगेटिव चेंज नहीं देखते. बिकॉज ऑफ दैट हम बोलते हैं कि जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है या फिर गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर जितना भी चेंज आया है वो हम यूजुअली कहते हैं वो ज़ीरो होता है. अगर गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर का चेंज ज़ीरो है और कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है जहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम के साथ उसका एक कांस्टेंट, मतलब दहेज में आता है इक्विलिब्रियम के साथ उसका कांस्टेंट, तो वो भी आ गया. सो बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं क्या कि अगर आप निकालते हो इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट की, जब भी आप गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हो स्टैंडर्ड स्टेट की तो आप गिब्स फ्री एनर्जी को फॉर रिएक्शन
आप बोल सकते हो कोई तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रही होगी, और उसी के साथ आप बोल देते हो RT-ln-K। ये एक कांस्टेंट टर्म है। R यहाँ पे आपका गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर हो गया, और K आई हैव टोल्ड यू कि K आपका हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो R आप लिख सकते हो क्या, गैस कांस्टेंट, जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी ये यूनिट होती है। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आ गया, एंड T इज रेफर्स टू योर टेम्परेचर। तो यहाँ से ये चीज़ें बन गए, और यहीं से हम इसको फर्दर प्रोसीड करा सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया डेल्टा जी 0 है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से सिंस डेल्टा जी इज 0, तो यहाँ रखा 0 और यहाँ आ गया डेल्टा जी नॉट, ये है स्टैंडर्ड के लिए, प्लस RT-ln-K। ln इज नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग को अगर नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट किया जाए, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको 2.303 से करना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में करेंगे हम सॉल्व। डेल्टा जी को रहने दिया इधर, let's bring this whole thing over this side, so this will become minus RT-ln-K. So this is the formulation that we shall be using from now on. अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, मतलब क्या होगा इसका अगर हम यूज कर रहे हैं या फिर हम यूज नहीं कर रहे, तो why is it कि हमें ये यूज ही करना पड़ेगा। हम इसको एक और टर्म में रिलेट कर सकते हैं, एक और टर्म में, जैसे कि डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ये डेल्टा जी का फॉर्मूला तो ये भी होता था, तो क्यों ना हम इसको इस टर्म्स में भी रिलेट कर दें, जहां पर आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंट्रोपी के केसेस में यू कैन जस्ट कंसिडर इट। अगर हम कोई रिएक्शन कंसिडर करते हैं, सपोजिटली लेट्स कंसिडर अ रिएक्शन, अगर हम कोई रिएक्शन कंसिडर करते हैं, से लेट्स कंसिडर 2 रिएक्शन, एक रिएक्शन आप कंसिडर करोगे एंडो, और एक रिएक्शन आप कंसिडर करोगे एक्सो। देख, जब हमने 2 रिएक्शन कंसिडर करी जहां पर एक एंडो है मतलब डेल्टा एच जो होगा वो आपका रहेगा पॉजिटिव। सिमिलरली क्योंकि हीट इज बीइंग इवॉल्व, तो हीट आने से आपकी एंट्रोपी ऑलवेज हो जाएगी पॉजिटिव। जब ये दोनों इतनी ज़्यादा पॉजिटिव टर्म्स आ गई आपके साथ, तो आपको डेल्टा जी को भी क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जैसे ही आप डेल्टा जी को रख देते हो पॉजिटिव, तो आपकी जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीशन की तरफ जा ही नहीं पाती। हम क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा जी एंडोथर्मिक है, तो मतलब हीट इवॉल्व हुई है, मतलब सिस्टम ने इवॉल्व नहीं सॉरी हीट एब्जॉर्ब की गई है, तो क्योंकि सिस्टम ने हीट ली थी, देयरफॉर डेल्टा एच बन गया पॉजिटिव। सिमिलरली हीट लेने के बाद रैंडमनेस और बढ़ गई, तो डेल्टा एस भी बन गया पॉजिटिव, जिसकी वजह से वी आर सेइंग दैट जो आपका डेल्टा जी था, अब वो क्या करवाएगा, उसकी टर्म्स में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन तो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रही है, सिंस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन, और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में आपके बन रहे हैं प्रोडक्ट्स। तभी बोला जाता है कि जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ये आपकी होती हैं लेस कॉमन। और ये रीज़न हमने एक कल देखा था और एक रीज़न आज देख लिया है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल या फिर लिखो वेरी स्मॉल प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर हम एक्सो की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एक्सोथर्मिसिटी क्या कहती है कि मतलब आपने हीट जो है सिस्टम से बाहर निकाली है, हीट रिलीज हुई है। जैसे ही हमारी हीट रिलीज हुई तो डेल्टा एच तो नेगेटिव हो गया, हीट रिलीज होने का मतलब है डेल्टा एस भी जो है वो आपका नेगेटिव हो गया। इन दोनों के नेगेटिव होने की वजह से क्या हम नहीं बोल सकते कि हमारा जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई, बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन वैल्यू जो यहाँ पर प्रोडक्ट होता है रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो रिएक्शन एम्स फॉर कंप्लीशन। और इसी वजह से जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं इनको बोला जाता है मोस्ट कॉमन। और यहीं से हमारा टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है खत्म। तो इस वजह से हम पूरा सिनेरियो पढ़ के आए, सो दैट हमें पता चले कि वेदर
दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, रिएक्शंस में से हीट क्यों निकल रही है, कब निकल रही है, कैसे निकल रही है। तो पूरा सिनेरियो पढ़ के वी हैव कम टू अ पॉइंट जहां पर हमें पता चल जाए कि हाँ जो एक्सोथर्मिक होती है उसमें से हीट निकलती है, ड्यू टू विच देयर इज मोर सेटिस्फैक्शन टूवर्ड्स द एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहां पर हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है दैट इज क्वाइट मच। तो यहाँ से होता है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। There are certain numericals that are provided to you as an example in your textbook. So they are already solved. So I believe आप उन्हें कर लोगे. Whereas there are many questions in your exercise of NCERT. So we shall be practicing those right now. Half of it we'll do today, and major part of it we shall cover tomorrow, so that the lecture doesn't increase or succeed its side. Okay, here it comes. Firstly, they are saying the question, like the exercise is there, जो कह रही है टिक मार्क करने वाले क्वेश्चंस हैं। पहला कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। थर्मोडायनेमिक के स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जहां पर हमारा जो फंक्शन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू। पाथ पर डिपेंड करने वाले जो फंक्शन होते थे वो आपका हीट होता था, वर्क होता था, मतलब दे वर ओनली नोन टू बी एज द मोड ऑफ ट्रांसफर। हीट एक मोड ही तो हुआ, लाइक यू वर पासिंग द पिलो, सो दैट वाज जस्ट द मोड। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल। सपोजली आई हैव अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज एंड आई गिव इट टू यू सो दैट यू कैन शॉप। अगर आप शॉपिंग पर जाते हो तो यू कैन नॉट जस्ट गिव दैट चेक डायरेक्टली टू द शॉपकीपर सो दैट ही कैन एम दैट अमाउंट ऑफ मनी, राइट। सो वाइल आई वॉज गिविंग दैट चेक टू यू, दैट वॉज जस्ट अ मोड कि हाँ आपको पैसे मिल गए हैं। क्या वो एक्चुअल में पैसे हैं? नहीं, वो एक्चुअल में पैसे नहीं है। देयरफॉर जो हमारा चेक था दैट इज एक्टिंग लाइक अ हीट। तो जो हीट है दैट इज नॉट द एक्चुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंस्टेड एक मोड है, एक जरिया है जिसके थ्रू आप चीजें ट्रांसफर कर सकते हो। सो हियर दे आर सेइंग द स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, वो स्टेट फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती। देन वी हैव टू प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस अगर एडियाबैटिक होता है तो मतलब चेंज, या फिर आप बोलो कि हीट के अंदर जो चेंज होगा वो हमेशा जीरो होता है। हम हीट के अंदर के चेंजेस को ऐसे डेल्टा रिप्रेजेंट नहीं करते। वाई? क्योंकि हीट तो एक जरिया है, एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी तो नहीं है। जरिए को आप किसी चेंज के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो? नो, वी कैन नेवर। इसी से रिलेटेड यहाँ तो एडियाबैटिक है, इसी से रिलेटेड आपसे अगर कुछ और पूछ लिया जाए, कई बार पूछ लेते हैं, तो आप उसके लिए लिख सकते हो वी हैव आइसोबारिक, जहां रहता है प्रेशर कांस्टेंट। फिर है आइसोकोरिक, जहां रहता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब V1 V2 दोनों सेम थे, जिसकी वजह से डेल्टा V हो जाएगा जीरो। तो यहाँ आएगा डेल्टा P जीरो के बराबर, यहाँ आएगा डेल्टा V जीरो के बराबर। और एक आपने पढ़ा है मेजर वाला आइसोथर्मल, जहां पर आपका रहता है डेल्टा T जीरो के बराबर। ठीक है, तो एक होता है आइसोपॉलीट्रॉपिक, तो वो आपके सिलेबस से थोड़ा ऊपर है, तो लेट्स नॉट डू दैट। देन वी हैव, हाँ, देन वी हैव द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट। अगर एंथैल्पी की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स में, तो एंथैल्पी तो सबको पता है, स्टैंडर्ड स्टेट में उसकी एंथैल्पी जीरो होती है। मतलब एंथैल्पी मतलब बनाने में कितनी एनर्जी लग रही है। कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बनी बनाई, तो हमने तो कोई एनर्जी नहीं दी, सिंस वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जीरो हो गई। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट टू बी जीरो, क्योंकि वो ऑलरेडी बनी बनाई थी। देन delta U for combustion of methane is itna, and delta H value they're asking. Okay. Unity, yeah. Okay. The question says delta U of combustion of methane is itna and the delta H value. So we are aware of the formula. Delta H is equals to delta U plus delta NGRT। ये हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ के आए थे अपने पुराने चैप्टर्स यूनिट में जब हम एंथैल्पी को कवर कर रहे थे। सो डेल्टा एच की जगह पर आप वैल्यू, अच्छा डेल्टा एच तो निकालना है तो डेल्टा एच को रहने दो यहीं पर, एंड वी हैव डेल्टा यू टू बी एज -x, और इसी के अंदर हमें जोड़ने हैं कंबशन ऑफ मीथेन्स के लिए, तो आप लिख दो
RT, क्योंकि ये वैल्यू चेंज इन मोल्स तो हमेशा 1 ही हो गया, गैसियस मोल्स कंबशन ऑफ मीथेन के लिए तो 1 हो गया। तो अगर आप XRT में कुछ जोड़ रहे हो, माइनस में कुछ जोड़ रहे हो, तो वैल्यू कम हो गई, जितना यू था उसके अंदर से आपने वैल्यू और कम कर दी। तो इस वजह से यू कैन जस्ट सी द ऑप्शंस एंड mark it that way. Then we have enthalpy of combustion for methane, graphite and dihydrogen are given to you. Enthalpy of formation, ये तो वो हेस लॉ वाला हो गया, हेस लॉ वाला क्वेश्चन, दिस शैल बी योर होमवर्क, आप इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे। Then we have reaction this has found to have a positive entropy change. पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब चेंज आता है एंट्रोपी में तो हमें पता है चेंज कब आएगा, रैंडमनेस कब इंक्रीज होगी, जब आपने टेम्परेचर किसी को प्रोवाइड किया होगा, टेम्परेचर यानी कि हीट किसी को प्रोवाइड की होगी, तो रिएक्शन किस पर हो रही होगी लो टेम्परेचर पर और पहुंच गई होगी हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। देन वी हैव इन प्रोसेस इतना जूल इज अब्सॉर्ब्ड एंड इतना वर्क इज डन, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये फर्स्ट लॉ के ऊपर है, ऐसे लिख देते हैं इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, ये बोल रहा है क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब आपको तो हीट भी दे दी जो कि है 701 जूल और आपको वर्क भी दे दिया 394 जूल, दोनों को ऐड कर दोगे आपका डेल्टा यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ जूल। एनर्जी होती है एक फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो वो जूल में आएगी। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट। देन वी हैव रिएक्शन ऑफ कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर मैंने बोला था परफेक्टली एक क्वेश्चन आता है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज वी हैव, नीचे से कर लेते हैं। So coming on to this question now, that is question number 5.19. It says that 2a plus b will give you 2d. Now they have given you delta S is given, that means internal energy change is given to you, and the change in entropy is also given, that too in standard form they have given. This is the symbol for standard, so they have given for that. Now they are asking you to calculate delta G. delta G के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो होता था डेल्टा H standard minus T delta S standard. Entropy we can write also, हाँ एंट्रोपी हम रख सकते हैं, पर चेंज इन इंथैल्पी रखने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो चेंज इन इंथैल्पी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये देखो G है, यहाँ G है, यहाँ G है, तो डेल्टा NG कैलकुलेट करने के लिए यहाँ के मोल्स गिनेंगे, 2 में से हमें कितने काटने हैं, 2 दिस साइड एंड 1 दिस साइड, 3, तो दिस यू विल बी कैलकुलेटिंग। सो डेल्टा NG की वैल्यू आएगी आपकी -1, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल्टा NGRT की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर -1 रखेंगे, सो यहाँ पर -1 रखने के साथ ही आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी प्लस, व्हाट इज रॉन्ग, RT, ठीक है। U की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो U की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, जो कि है -10.5 प्लस RT, और यहाँ से आपके डेल्टा H की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दोगे -10.5 प्लस RT माइनस T, और T की वैल्यू उसके साथ रख दोगे, अगर आप T की वैल्यू उसके साथ रख दोगे अगर आप, तो इट विल बिकम प्लस 44.1 T, ये दिस इज T। So this you can solve and get your answer. Now coming on to the above question, it says that 2ab give you C. This is your equation. यहाँ पर enthalpy दे रखी है, यहाँ पर entropy दे रखी है, और यहाँ पर they are saying the standard things. standard things के लिए जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ रखना है, टेम्परेचर की कोई और वैल्यू अपने हिसाब से नहीं रखनी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की ही वैल्यू रखनी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूजुअली 300 के माना जाता है। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन है तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर थे, नहीं उससे पहले ये कर लेते हैं, लेट्स कंप्लीट दिस।
तो आप देख लेना, ये मैंने रफली सॉल्व किया है, तो आप इसको फेयरली सॉल्व कर लेना अपने क्वेश्चन में, सॉरी नोटबुक में। आई हैव गिवन यू द आइडिया। डायरेक्ट सॉल्व कराने बैठ जाएंगे तो इट विल टेक लॉन्ग 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 वीडियोस। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, यू आर नॉट किड्स एनीमोर जिसको स्पून फीडिंग की जाए। तो आपको अच्छे से टॉपिक समझा दिया है, सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व इट। एक्चुअल थिंग जो भी था दैट हैज बीन टोल्ड टू यू, पर अब कैलकुलेशन भी करने आपके साथ बैठ जाएंगे तो दैट इज नॉट आवर पार्ट, ठीक है। तो वो लोग आप खुद करोगे, सो दैट योर प्रैक्टिस कैन गेन सम, यू कैन गेन सम प्रैक्टिस नॉलेज एज वेल। ओके, लुकिंग एट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव, आपके पास क्लोरीन का एटम है, वो हो गया है कन्वर्ट मॉलिक्यूल में। जब एटम कन्वर्ट होते हैं मॉलिक्यूल में, ऐसे को बोलते हैं फॉर्मेशन, ऐसे को बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन के दौरान हमेशा हमेशा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। आहा, फॉर्मेशन के दौरान तो एनर्जी रिलीज होती है, फॉर्मेशन के दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ स्टेबल नहीं था, यहाँ आकर के स्टेबल हो गया। तो जब एनर्जी रिलीज हुई तो आपको लगेगा कि डेल्टा एच तो हो गया जीरो से छोटा। व्हाट अबाउट एंट्रोपी, अगर हमें एंट्रोपी के बारे में देखना है तो सोचो, आपके पास दो मॉलिक्यूल्स थे या फिर आपको दो बच्चों को संभालना था, तो दो बच्चों को संभालने के बजाय नाउ यू हैव जस्ट वन किड, दो थे, दो में से आपको एक को संभालना, तो दो को संभालना विल बी नॉन रैंडम, आपको बहुत ज़्यादा रैंडमनेस आ जाएगी। वेर एज अगर आप एक को संभालोगे तो आपके पास रैंडमनेस कम रहेगी। तो दो से एक में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी क्या रहा होगा, लेस देन जीरो। ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। ओके, कमिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेट मी चेंज द पेन। ये कहता है 298 केल्विन। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप 298 केल्विन ले लो 300 केल्विन की जगह, बिकॉज 25 डिग्री इज मेजर इंस्टेड ऑफ 27 डिग्रीज। तो अगर 27 डिग्रीज लेके चलते हो तो दैट विल गिव यू 300 केल्विन। और अगर आप 25 डिग्रीज लेके चलते हो, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होती भी है, तो आप उसको 298 केल्विन कन्वर्ट कर सकते हो। Then we have the reaction as 298 Kelvin is going on, 2A plus B will give you C। इंथैल्पी चेंज दे रखा है, एंट्रोपी चेंज दे रखा है, दोनों ही पॉजिटिव दे रखे हैं। इंथैल्पी भी पॉजिटिव है, एंट्रोपी भी पॉजिटिव है। ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अगर आप रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली कैरी आउट करवाना चाहते हो, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली कैरी आउट करवाना चाहते हो, तो बताओ एट व्हाट कॉन्स्टेंट, हाँ, तो बताओ किस टेम्परेचर रेंज के ऊपर ऐसा काम होगा। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस कंसिडरिंग दिस टू बी कांस्टेंट। अगर ये चीज और ये चीज को कांस्टेंट ही मान लिया जाए, तो बताओ ऐसी कौन सी टेम्परेचर रेंज होगी। तो जब इनको कांस्टेंट ही मानना है तो हम ये बोल देते हैं, हम तो डेल्टा जी को भी भाई कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि इनको तो कांस्टेंट मान लिया ना, तो हम डेल्टा जी को भी कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्योंकि आपका डेल्टा जी जो है वो खुद ही कांस्टेंट आ गया, तो आप नहीं लिख सकते डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या होता था, डेल्टा जी वॉज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये चीज हो गई है आपकी जीरो, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये चीज उठा करके इधर ले आए तो बन गई इक्वेशन ऐसे। हमें निकालना है टेम्परेचर, टेम्परेचर की रेंज निकालने के लिए आप डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस कर दो। जब आप ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, डेल्टा एच की और डेल्टा एस की, ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, आपका टेम्परेचर जो भी होगा लगभग लगभग शायद अगर इनको काट दिया जाए 400 किलो जूल है, याद रखना 400 का किलो जूल को हमने कन्वर्ट कर दिया जूल में, और ये भी 0.2 का किलो जूल को हमने कन्वर्ट कर दिया जूल में, ये तो कट गए दोनों, ये आ जाएगा 2000 के करीब। सो जो आपकी टेम्परेचर की रेंज बैठेगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2000 केल्विन। ये कह रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर थ्रेशोल्ड टेम्परेचर चाहिए, वो दहलीज बताओ जिस टेम्परेचर की दहलीज पर हम कदम रखें और हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती चली जाए। तो वो टेम्परेचर की रेंज हमने बता दी, इट्स 2000। ठीक, वहीं से थोड़ा और ऊपर चलें, अगर ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, तो आप इसको कर सकते हो, क्वेश्चन को ट्राई इरेज कर देते हैं पहले। हाँ, तो दे आर सेइंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं,
रिएक्शन की गिवन है तो आपको फॉर्मेशन की निकालनी है। ये क्वेश्चंस आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो वी कैन ट्राई नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये तो वही हेस लॉ वेस लॉ से रिलेटेड, ऐसा मत समझना कि मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है तो दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ, ये वाला करते हैं, दिस वन। Calculate number of kilojoule of heat necessary to raise the temperature of 6 ग्राम of aluminium। टेम्परेचर चेंज भी बता दिया, बताओ और क्या लोगे आप इनसे। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब ये दे दिया आपको C की वैल्यू, यहाँ दे दिया आपको डेल्टा T की वैल्यू, और आपको दे दिया है मास। अब आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T M। मोलर मास दिया है ना, तो मोलर हीट कैपेसिटी दे हैव गिवन, तो Cm लिख दिया, डेल्टा T मतलब टेम्परेचर के अंदर चेंज लिखोगे, और मोलर के लिए आपने ये लिखना है। याद रखना डिग्री सेल्सियस में है तो आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। हाँ, तो ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन है दैट यू कैन डू। फिर क्वेश्चंस सारे इंथैल्पी के, हेस लॉ से रिलेटेड है, फॉर्मेशन एनर्जी से रिलेटेड है, और हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मिलेगा एग्जाम में हाई हेलो करता हुआ। तो आप इसको अच्छे से करेंगे। कल की क्लास में वी शैल बी प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग।